स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो यस सर। आज का टॉपिक है हम लोगों का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि व्हाट इज व्हाट डू यू मीन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। तो यानी दो पार्ट में आप इसका आंसर दो पार्ट में भी कर सकते हैं और एक पार्ट में भी बना सकते हैं। दोनों तरीका हो सकता है कि पहले आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, फिर एसेंशियल्स बता दें, या डिफिनेशन दो तीन लाइन की बता के फिर पांच छह पॉइंट लिख करके उसी में एसेंशियल और डिफिनेशन सब आ जाएगी। तो दोनों तरीका हो सकता है। हम लोग इसको दो पार्ट में करके अभी जो बनाएंगे इसका आंसर दो पार्ट में करेंगे। और आप अपने क्वेश्चन के नेचर के अनुसार और क्वेश्चन के मार्क्स के अनुसार, अब 10 नंबर में पूछा जा रहा है या 20 नंबर में पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। और कभी कभी तो केवल इतना ही पूछ लिया जाएगा आपसे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और ये वेरी शॉर्ट में, तो वहां तो बिल्कुल आप 2 लाइन लिखेंगे, केवल 4 लाइन लिखेंगे। तो क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब सबसे पहली बात कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेस एग्रीमेंट का मतलब हम सभी को पता है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, कि एग्रीमेंट का मतलब है कि दो व्यक्तियों का किसी एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एग्री करना। किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे एक ही सेंस में एग्री करना, इसी बात को हम लोग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और अगर बिल्कुल टेक्निकल वे में जाया जाए तो यही एग्रीमेंट जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो यही कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। हालांकि यहाँ जो उस सेंस में ये बात नहीं हो रही है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों को एक सेंस में लिया जा रहा है। अब यदि बात की जाए कि, तो ये पता चला हम लोगों को कि व्हाट इज एग्रीमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज एग्री आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब कि जब कोई दो पार्टीज या दो से अधिक पार्टीज मिल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आपस में किसी कारोबार के लिए उनका कोई संबंध रिलेशन जुड़ता है, तो उस रिलेशन से स्वाभाविक है कि कोई डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है। तो पार्टीज ये कहती हैं कि हमारे बीच जो डिस्प्यूट अराइज हो चुके हैं या अराइज होंगे, उस डिस्प्यूट को हम लोग लेकर के आर्बिट्रेशन में जाएंगे या किसी किसी एडीआर मैकेनिज्म में जाएंगे। हम लोग ट्रेडिशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो यही एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जब अपने कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले या अराइज हो चुके डिस्प्यूट को ट्रेडिशनल कोर्ट में न ले जा करके आर्बिट्रेशन में ले जाने की बात करते हैं, तो उसी एग्रीमेंट को, उसी बात को हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा फॉर्मल वे में देखा जाए तो एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। यानी ये बिल्कुल बेसिक बात है कि यदि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर पार्टीज आर्बिट्रेशन में जाने के लिए बाउंड नहीं होंगी। यानी कि मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दोनों के बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर अगर ये आर्बिट्रेशन में जाना चाहें तो तब म्यूचुअल कंसेंट होगी दोनों की, तब जा सकते हैं। अदरवाइज एक जाना चाहे एक ना जाना चाहे तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर एग्रीमेंट होगा तो दोनों पार्टीज बाउंड हैं आर्बिट्रेशन में जाने के लिए। ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। यानी ये उसका आधार है, मूल आधार है। अगर एग्रीमेंट होगा तो निश्चित रूप से उन्हें जाना है, एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर दोनों पार्टी फ्री हैं, जाएं वरना ना जाएं। क्योंकि जस्ट अभी पीछे हम लोगों ने क्या बात की कि अगर कोई डिस्प्यूट एराइज हो चुका है तो उसके लिए भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब कि डिस्प्यूट एराइज होने के बाद दोनों पार्टीज अगर एग्री करती हैं तो जा सकती हैं, और नहीं एग्री करेंगी तो नहीं जा सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया कि ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी समय इन लोगों ने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लिया। तो अब अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना होगा तब डिस्प्यूट अराइज होने के बाद दोनों पार्टीज बाउंड हो जाएंगी। तब एक पार्टी अगर नहीं भी जाना चाहे तो उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट है इस बात पे। इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि फाउंडेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। अब इसके बाद it reflects the intention of the parties to resolve dispute through arbitration instead of litigation in court। यानी वही जैसे जब हम लोगों ने कहा कि कोर्ट में जाने के बजाय वो आर्बिट्रेशन में उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा।
आर्बिट्रेशन इज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये हम लोगों को पता है पहले से, वेयर ए नेचुरल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर डिसाइड द डिस्प्यूट एंड गिव्स ए बाइंडिंग अवार्ड। यानी ये एक प्राइवेट जज के द्वारा, जिसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, उसके द्वारा मैटर को डिसाइड किया जाता है और इस डिसीजन के बाद अवार्ड आता है जो बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर। इन इंडिया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर गवर्न्ड बाई सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, यानी सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात की गई है। बेसिकली डिफिनेशन क्लास में 2 में भी इसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहां डिफाइन क्या किया गया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। तो सिर्फ सेक्शन 7 की तरफ इशारा कर दिया गया, बाकी वहां पे सेक्शन 2 में कुछ कहा नहीं गया, तो इसलिए मेनली हम लोग को रेफर करना है सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में क्या कहा गया कि an arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not। अब इन्हीं शब्दों को हम लोगों को डिफाइन करना है, अलग अलग इस पे बात करेंगे हम लोग कि इन सब का अलग अलग मतलब क्या है और किस सेंस में ये शब्द यूज हो रहे हैं। तो thus an arbitration agreement is a written agreement between parties to submit dispute to arbitration instead of court। यानी जैसा हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि पक्षकारों के बीच, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पक्षकारों के बीच, पार्टीज के बीच इस बात के लिए एग्रीमेंट कि वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे नॉर्मल कोर्ट के बजाय। अब इसके की फीचर की अगर बात की जाए तो एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, या 2 से अधिक, 5, 10, 20 कुछ भी पार्टीज हो सकती हैं, टू रिजॉल्व प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट, यानी जो डिस्प्यूट है इस समय या जो फ्यूचर में राइज होने वाले हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए थ्रू आर्बिट्रेशन के थ्रू उनको सॉल्व करने की बात उसमें की जाएगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए लीगल रिलेशनशिप। और ये डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग होगा, तो किसी लीगल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग होगा। मस्ट इन राइटिंग, वो रिटेन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। अब लीगल रिलेशनशिप जो वर्ड आया है, अभी आगे इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब है कि पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन लीगल रिलेशनशिप होनी मस्ट है। और लीगल रिलेशनशिप का मतलब और कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने बात की कि ए और बी किसी कार्य को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। और दूसरी बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ए और बी के बीच में, लेकिन रिलेशनशिप है और लॉ उसे रिकॉग्नाइज करता है, तो उसी बात को हम लोग लीगल रिलेशनशिप कहते हैं। यानी ए का सामान मार्केट जाते समय गिर गया कहीं पे और बी उस सामान को पा जाता है, तो फाइंडर ऑफ गुड्स। तो अब बी कौन है, सामान को पाने वाला, और सामान को जब बी पाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होगा उसके कुछ राइट्स होते हैं और ए की भी कुछ लाइबिलिटी है, कुछ राइट्स भी हैं इसके पास। यानी अपना गुड्स पाने का अधिकार है ए के पास, और लाइबिलिटी किस बात की है कि बी ने अगर कुछ खर्च किया होगा उस गुड्स के रिगार्डिंग तो बी को वो पे करेगा। तो यानी दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, लेकिन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, लीगल रिलेशनशिप हो सकती है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि लीगल राइट्स और ड्यूटीज दोनों के एक दूसरे के प्रति हों, ऐसा संबंध होना चाहिए, अब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। और कॉन्ट्रैक्ट हो भी तो कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये कैसे होगा, किस रूप में होगा, तो ये मेन कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट भी हो सकता है और अलग से एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, सेक्शन 7 प्रोवाइड दैट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी आर्बिट्रेशन क्लास और सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये 2 तरह की बात की जा रही है। तो इसका मतलब कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि वो मान लीजिए किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए लैंडलॉर्ड है और बी जो है उसका टेनेंट है। तो इसमें क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारी बातें लिखी होती हैं, आपने रेंट एग्रीमेंट देखा होगा यदि, तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी होती हैं नंबर डाल डाल के। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मिस्टर ए हैं अपना फला रूम या फला बिल्डिंग बी को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि इतना रेंट लेंगे, और बी जो है इसको केवल रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करेंगे, बी टाइमली रेंट दे दिया करेंगे,
बी यदि दूसरे को इसमें किराएदार रखेंगे तो ये वायलेशन माना जाएगा और इनकी टेनेंसी समाप्त हो जाएगी, यानी सबलेट पे रोक है, वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये लिखते हुए जो मान लीजिए 20 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए, तो इसी 20 पॉइंट में 20वां पॉइंट डाल दिया गया, 19वां 10वां कुछ कोई भी पॉइंट एक डाल दिया गया। यदि ए और बी के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम लोग ट्रेडिशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, यानी कोर्ट पे रोक लगा दी गई। तो इस यही बात कही जा रही है कि इसी एग्रीमेंट में अगर कोई क्लाज डाल दिया, कोई किसी नंबर पे आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर ली गई, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लाज। और एक तरीका ये हो सकता है कि ए बी ने अपना रेंट या टेनेंसी जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन के संबंध में कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में उनको लगता है कि हम लोगों को दिक्कत हो सकती है, कोर्ट में जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों को एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अलग से कर लेना चाहिए अब। तो यानी हम लोग कह रहे हैं कि मेन कॉन्ट्रैक्ट जो उनका सब्सटैंटिव कॉन्ट्रैक्ट था, ये है रेंट एग्रीमेंट। इन्होंने किया रेंट एग्रीमेंट, और इस रेंट एग्रीमेंट के बाद इन्होंने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी हम लोग अब उसको कह रहे हैं सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट। तो सप्लीमेंट्री एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन लोगों ने, किस बात के लिए? कि एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए। तो यही बात कही जा रही है, ये इस पे लागू हो गया ये वाली बात कि अगर सेपरेट एग्रीमेंट कर रहे हैं ये लोग, तो यानी दूसरा एक अलग से एग्रीमेंट हो रहा है ये। और पीछे उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि उसी एग्रीमेंट में एक क्लास डाल सकते हैं, एक पॉइंट डाल सकते हैं, तो जो पॉइंट अलग उसी में डाल दिया गया मेन एग्रीमेंट में, तो उसी को हम कह रहे हैं आर्बिट्रेशन क्लास। और अलग से एग्रीमेंट बना लिया गया तो उसको कह रहे हैं हम लोग सेपरेट एग्रीमेंट। तो दोनों तरीका इसका हो सकता है, दोनों फॉर्म यहाँ पे वैलिड है, लीगल है। ए क्लास इंक्लूडेड विद इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट, तो वही मेन कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया। एग्जाम्पल, ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी कंटेन्स ए क्लास सेटिंग द डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाई आर्बिट्रेशन। सिंपल सी बात है। अब सेपरेट में कहा जा रहा है कि सेपरेट एग्रीमेंट साइंड बाई पार्टीज सेपरेटली फॉर आर्बिट्रेशन। एग्जाम्पल, आफ्टर ए डिस्प्यूट अराइजेज पार्टीज एग्री टू रेफर टू इट टू आर्बिट्रेशन। तो ऐसा भी वो कर सकते हैं एराइज होने के बाद भी, और एराइज होने के पहले भी ऐसा कर सकते हैं। तो इन दोनों तरह का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है। दोनों को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही कहा जाएगा, भले वो आर्बिट्रेशन क्लाज के रूप में हो या सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रूप में हो, लेकिन दोनों कहलाएंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अभी आपके साथी कोई जुड़ना चाहते हैं? मिश्रा जी क्या वो एडमिट होना चाह रहे हैं? चलिए आ गए। तो अभी दोनों बातें हम लोगों ने देख ली कि चाहे वो आर्बिट्रेशन में ही कोई पॉइंट, मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई पॉइंट हो या सेपरेट एग्रीमेंट हो, दोनों को हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से जानेंगे। अब एसेंशियल ऑफ ए वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अब इसकी क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, किन अनिवार्यताओं को, नेसेसिटीज को पूरा करने के बाद ही इसे हम वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मानेंगे। फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू बी वैलिड द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। क्या क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, यानी जो पार्टीज हैं डिस्प्यूट की या कॉन्ट्रैक्ट की, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा वो सेपरेट भी हो सकता है, वो उसी का पार्ट भी हो सकता है। देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन पार्टीज टू सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, यानी अपने डिस्प्यूट को, आर्बिट्रेशन को सबमिट करने के बारे में उनके बीच में एक कंसेंट होनी चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट क्लियर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इट मस्ट नॉट बी यूनिलैटरल, यानी ए अपनी तरफ से कुछ कह दे रहा है कि हाँ हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि म्यूचुअल इंटेंशन और कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, तब इसे हम मानेंगे कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। और जैसे ही हमने एग्रीमेंट वर्ड यूज किया तो अपने आप में म्यूचुअल कंसेंट की बात यहाँ पे आ गई बिना कुछ कहे, लेकिन चूंकि स्पष्ट करने के लिए लॉ अपने आप में स्पष्ट होता है, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट वर्ड यूज किया जा रहा है, क्लियर इंटेंशन वर्ड यूज किया जा रहा है। अदरवाइज तो जैसे ही एग्रीमेंट वर्ड आया, इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज ने फ्री कंसेंट दी, तभी एग्रीमेंट वो होगा। तो इसके बाद इस कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सैल वर्ड यूज किया जाए कि हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ये ना कहा जाए कि आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं, तब ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। यानी पार्टीज जो एग्रीमेंट कर रही हैं, उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन के लिए सैल वर्ड यूज किया जाए कि हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो दोनों बातें, ये सैल वर्ड अगर यूज किया जा रहा है, और चाहे वो निगेटिव यूज किया जा रहा है या पॉजिटिव यूज किया जा रहा है। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब कि पार्टीज ने कहा कि हम ट्रेडिशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे,
तो ट्रेडिशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब एडीआर में जाएंगे, ये अपने आप में दर्शित हो गया। और दूसरा ये कहा जा सकता है पॉजिटिव वे में कि हम लोग एडीआर के लिए जाएंगे, हम लोग ट्रेडिशनल, यानी ये पॉजिटिव वे में कह दिया गया तो भी ये अपने आप में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और नेगेटिव वे में कहा जा रहा है तो भी ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। अब ये अदर मसला है कि अगर उन्होंने ट्रेडिशनल कोर्ट में जाने न जाने की बात की होगी तो इसका मतलब हमारे पास एडीआर के सभी मैकेनिज्म खुले हुए हैं, और स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो केवल आर्बिट्रेशन का मैटर है ये। तो लेकिन वो बिल्कुल क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, यानी उनके लैंग्वेज से ऐसा ना लगे कि वो जा भी सकते थे नहीं भी जा सकते थे। तो ऐसा होने पे उनको आर्बिट्रेशन के लिए जाना मस्ट नहीं होगा अगर क्लियर सेल इंटेंशन नहीं यूज किया गया हो। केस लॉ अब इस पे अगर बात की जाए तो जगदीश चंदर वर्सेस रमेश चंदर, ये 2007 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर मस्ट बी ए क्लियर इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। और क्लियर इंटेंशन का मतलब ही है कि सेल वर्ड वो यूज करें कि हम लोग जाएंगे, हम लोग जा सकते हैं, ऐसा कहने से तब इसका मतलब क्लियरिटी नहीं है इस मामले में। इफ द क्लास ओनली सजेस्ट negotiation or possibility of arbitration, it is not a valid arbitration agreement. क्लियर इंटेंशन होना चाहिए तब इसे मान लिया जाएगा कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। आर्बिट्रेशन मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखा होना चाहिए। सेक्शन 7(3) स्टेट्स दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। अब राइटिंग वर्ड में एक बात तो क्लियर है कि ए बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने 10वां पॉइंट डाल दिया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रूप में, तो ये रिटेन है, दोनों ने साइन कर दी, ये क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस राइटिंग को और 2-3 तरह से मान लिया गया कि उनके बीच ईमेल का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ, और टेलेक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ, तो उसे भी रिटेन मान लिया जाएगा। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ साइन डॉक्यूमेंट, तो ये हम लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूसरा ये एक्सचेंज ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, टेक्स्ट टेलेक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रूप में भी हो सकता है। यानी कि ए ने मेल भेजा बी को और फिर बी ने उसका जवाब दे दिया मेल के माध्यम से ही, तो भी ये मान लिया जाएगा कि रिटर्न एग्रीमेंट है। भले ही अब वो साइन करके एक अलग दस्तावेज नहीं बनाया गया तो भी ये रिटर्न एग्रीमेंट माना जाएगा। अब क्योंकि इस रूप में ये इस वजह से कहा जा रहा है कि जब ये डिस्प्यूट एराइज होगा, यानी एक पार्टी कहेगी कि हम लोग एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन में जाना चाहते थे, दूसरी पार्टी कह रही है कि हम लोग नहीं जाना चाहते थे, हम लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये उसी एक एविडेंस के लिए ये सारी बात हो रही है। तो डॉक्यूमेंट को साइन करके रखने का मसला यही है कि वो इस बात के लिए प्रूफ होगा कि हाँ वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहते थे, और ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इनके बीच में हुई है तो ये भी उस बात के लिए प्रूफ है, तो ये सफिशिएंट मान लिया जाएगा कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL वर्सेस कैनरा बैंक, ये 2019 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, यानी इस माध्यम से भी अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है तो इसे भी मान लिया जाएगा। और इसी केस में एक बात और भी कही गई थी, यदि कोई पार्टी सिग्नेटरी पार्टी नहीं है, यानी कि ए बी 2 व्यक्ति थे, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसमें आर्बिट्रेशन क्लास डाला गया था, लेकिन यदि इनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो थर्ड पार्टी यानी सी को भी इसमें इन्वॉल्व करना मस्ट है। बिना सी को इन्वॉल्व किए हुए इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर सी को भी मान लिया जाएगा कि वो भी इसकी पार्टी है। सी ये कह करके नहीं अपना बचाव कर सकती कि मैंने तो साइन नहीं किया था या मैं इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्टी नहीं था, तो सी को शामिल किए बिना डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो सकता, तो सी को शामिल करके आर्बिट्रेशन किया जा सकता है। ऐसा जो आर्बिट्रेशन होगा वो वैलिड और लीगल आर्बिट्रेशन होगा। और मेन बात सर, सी वाला दोबारा बताएंगे। सी वाला मैटर ये है कि मान लीजिए ए और बी के बीच, मान लीजिए मेरे और आप लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ इस क्लास को लेकर के, और इस बात को लेकर के हम लोगों ने बीच में उसमें एक क्लास डाल दिया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक। अब हम लोगों के बीच में डिस्प्यूट एराइज हो गया, तो डिस्प्यूट जब हम लोगों के बीच में एराइज हो जाएगा तो क्या रिलायबल को इन्वॉल्व किए बिना डिस्प्यूट हम लोगों का सॉल्व हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब रिलायबल सी पार्टी है, रिलायबल ने उस पर साइन नहीं की थी, लेकिन फिर भी रिलायबल को इन्वॉल्व करके आर्बिट्रेशन किया जा सकता है, और वो अवार्ड जो आएगा इन तीनों पार्टीज को शामिल करके वो वैलिड और लीगल अवार्ड होगा। यही बात ये जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है
इस लिखे हुए के अलावा ये बात भी इसी केस में कही गई थी। सर एक बात ये- कहनी थी है सॉरी सर, वो जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना लॉ में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वो इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, अगर मैटर आप देखें तो सीपीसी, चूंकि आपने अभी नहीं पढ़ा है, सर सीपीसी में एक रूल होता है कि नेसेसरी पार्टी और कॉमन पार्टी। तो नेसेसरी पार्टी का मतलब होता है कि जिस पार्टी को शामिल किए बिना जजमेंट ही नहीं आ सकता। तो इसी तरह की बात हो रही है, सी को हम नेसेसरी पार्टी कह रहे हैं कि बिना उसको शामिल किए हुए जजमेंट नहीं आ सकता, प्रॉपर जजमेंट नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको शामिल करते हुए ही जजमेंट दिया जाएगा। इंटेंशन टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, यानी उनके बीच जो आर्बिट्रेशन हो रहा है रिटर्न और टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से या जैसे भी हो रहा है, चाहे वो क्लास के रूप में चाहे सेपरेट एग्रीमेंट के रूप में, उसमें इंटेंशन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की कि द पार्टीज मस्ट शो ए क्लियर इंटेंशन टू सबमिट डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन, वर्ड लाइक शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, यही जैसा हमने पहले कहा वही बात यहाँ स्पष्ट कर दी गई, डिस्प्यूट शैल बी सेटल बाई आर्बिट्रेशन। ये क्लियर कट उस एग्रीमेंट से स्पष्ट हो जाना चाहिए, शो होना चाहिए, अदरवाइज हम इसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं मानेंगे या उस रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। आर जनरली यूज, ये यूज किया जाना चाहिए यहाँ पे। अब इस पे सर केस लॉ की बात, आर्बिट्रेशन में, सॉरी सर आर्बिट्रेशन में कहीं ये भी ऐसा भी मेंशन है कि साइनिंग, इफ द पेपर इज नॉट साइंड इवन देन आर्बिट्रेशन इज वैलिड? देखिए, अभी जो ऊपर बात आई, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तब तो जी स्वाभाविक है कि वो अपने आप में प्रूफ होता है। ईमेल भेजी गई तो इसका मतलब आप अपनी कंसेंट से और वॉलंटरली ईमेल आप कर रहे हैं, वो आपके आईडी से चली गई तो ये प्रूफ हो जाता है इस बात के लिए। तो कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में तो ये प्रिजम्पशन है साथ साथ कि वो वॉलंटरली है, साइन नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन जब आप पेपर पे लिख करके ऐसी बात कर रहे हैं तो साइन तब होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का प्रूफ कैसे होगा कि दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट थी। कंसेंट को साबित कर पा रहे हैं अगर आप किसी भी मोड से, साइन हो या ना हो, साइन होना मस्ट नहीं है। साइन इस बात का प्रूफ है कि म्यूचुअल कंसेंट थी। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ म्यूचुअल कंसेंट थी, अब आपके ऊपर ये बर्डन आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस लॉ है के मोदी वर्सेस एन मोदी, 1998 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द कोर्ट लेट डाउन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए क्लास इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग बाइंडिंग डिसीजन, रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट। यानी ये सब बातें होनी चाहिए इसमें कि हाँ हम लोग आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, जो डिसीजन आर्बिट्रेशन का आएगा उसे हम लोग मानेंगे और वो बाइंडिंग होगा हम लोगों के ऊपर। तो ये इस तरह की बातें उसमें होनी चाहिए। डिस्प्यूट मस्ट अराइज फ्रॉम लीगल रिलेशनशिप, जैसा ऊपर पहले ही हम लोगों ने कही कि लीगल रिलेशनशिप उनके बीच हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या ना हुआ। द डिस्प्यूट मस्ट अराइज फ्रॉम डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप विच में बी कॉन्ट्रेक्चुअल, सेल एग्रीमेंट, कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। अब ये बात यहाँ पे रेफर करना हम लोग के लिए आवश्यक नहीं है, हम लोग के लिए यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है। ये वाला एग्जाम्पल हम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। सेक्शन 71 में आपने ध्यान दिया होगा तो वहां फाइंडर ऑफ गुड्स की बात की गई है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है उसी की बात की जा रही है कि फाइंडर ऑफ गुड्स। और फिर जब 167 में पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स की लाइबिलिटी की बात की गई है, इसके राइट्स और ड्यूटीज की बात की गई है। तो मान लिया जाता है कि अगर मैंने मान लीजिए आप लोगों का कोई सामान पा लिया, क्लास में आप लोगों का कोई सामान छूट गया और वहां पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम उनका, जो लोग हम लोगों को असिस्ट करते हैं, त्रिवेणी जी हैं या कौन है, चलिए मान लीजिए कोई भी हो, ABCD हो, तो मान लीजिए उन्होंने आपका सामान पा लिया, उनके पास सामान चला गया, आप क्लास में भूल करके चले आए, तो वो सामान पाते हैं तो अब उनके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई ना कि एज ए बेली अब उनकी जिम्मेदारी है कि उस सामान को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखें और जिम्मेदारी उसकी लें। और आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि अगर उन्होंने उस पर कोई खर्च किया, कोई प्रॉब्लम फेस की उसकी वजह से, तो आप उसे कंपनसेट करें। तो यही बात आ रही है यहाँ पे। तो सेक्शन 167 जो है लाइबिलिटी की बात करता है और उसी बात को कनेक्ट कर रहा है, यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है इन दोनों संबंधों को। तो ये मिला करके आपको व्यवहारिक उदाहरण दे देना है कि फाइंडर ऑफ गुड्स जो होगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच, लेकिन लीगल रिलेशनशिप होती है। अब इसके
केस लॉ की बात की जाए तो विद्या डोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये 2020 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड द स्कोप ऑफ arbitrability and held that disputes arising from commercial and contractual relationship are generally arbitrable। यहाँ एक तरह से ये सब्जेक्ट मैटर की बात की जा रही है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं और इस तरह की लाइबिलिटी होगी चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। आर्बिट्रेशन मस्ट कंटेम्पलेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए जो आर्बिट्रेशन होने योग्य हो, जो यही ऊपर बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़ा हुआ ये मसला है। यानी आपने अपने दो लोगों के बीच में अफेंस के बारे में एग्रीमेंट कर लिया, यानी हमारे और आप लोगों के बीच में हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं कि यदि हम लोगों के बीच में कोई अफेंस हो गया तो उस अफेंस को लेकर के हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे। यानी मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, तो इस तरह के केस के लिए अगर हम लोग एग्रीमेंट करते हैं तो वो आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, तो फिर उस तरह के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की तभी वैल्यू है जो जब वो आर्बिट्रेशन के सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो। यही सिंपल सी बात यहाँ पे कही जा रही है। बुज एलन हैमिल्टन इंक वर्सेस एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, ये 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एस्टेब्लिशिंग दैट मॉर्गेज इन्फोर्समेंट सूट्स एक्शन इन रेम आर नॉट आर्बिट्रेबल, यानी ये आर्बिट्रेबल नहीं है और इस बारे में आप आर्बिट्रेशन में जाने की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। द कोर्ट हेल्ड दैट डिस्प्यूट्स अफेक्टिंग थर्ड पार्टी राइट्स और पब्लिक पॉलिसी सच एज फोरक्लोजर मस्ट बी डिसाइडेड बाई पब्लिक कोर्ट्स नॉट प्राइवेट ट्रिब्यूनल्स। यानी थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने टीपीए पढ़ा था, तो टीपीए में हम लोगों ने मॉर्गेज की बात की थी और मॉर्गेज में दो वर्ड आए थे, फोरक्लोजर और रिडिम्पशन। यही बात की जा रही है कि फोरक्लोजर से किसी थर्ड पार्टी का राइट अफेक्ट होता है, तो यहाँ तक इस तरह के मैटर को आप आर्बिट्रेशन में लेकर के नहीं जा सकते। और इस बारे में अगर कोई आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया होगा तो वो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा। आपके साथी आ गए भाई, कोई चंद्रशेखर जी आज इतना विलम्ब से कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ थे भाई अभी तक आप? क्लियरिटी ऑफ टर्म्स, यानी ये बात भी हम लोगों ने ऊपर लगभग कर ली है कि द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई इंटेंशन टू आर्बिट्रेट, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी ये सब बातें उसमें की गई हों। स्कोप ऑफ डिस्प्यूट्स हाउएवर माइनर प्रोसीजरल गैप्स डू नॉट इनवैलिडेट द एग्रीमेंट, यानी हम लोगों ने जो ऊपर बात की कि सब्जेक्ट मैटर वैलिड होना चाहिए और बाकी चीजें अगर टर्म्स कंडीशन सही हैं तो छोटा मोटा अगर गैप है, कोई छोटी मोटी यानी लेकुनाज है उसमें, तो इसकी वजह से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा बल्कि वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। इप्सो ब्यूरो फैक्टो में आता जी, सॉरी इप्सो फैक्टो वाइड वाइड इप्सो फैक्टो में नहीं, वो तो एक दूसरी बात हो। इप्सो फैक्टो वाइड या वाइड एब इनिशियो कहा जाता है कि यानी बिल्कुल प्रारंभ से ही वाइड है। वो उस केस में होगा जब बहुत मेजर कोई फॉल्ट होगी, जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उनकी फ्री कंसेंट नहीं है पार्टीज की, इस तरह की कोई मेजर फॉल्ट होगी तब वो एब इनिशियो वाइड होगा। अदरवाइज ये कहा जा रहा है कि छोटी मोटी कोई त्रुटि जो प्रोसीजरल फॉल्ट की वजह से उसे इनवैलिड नहीं मान लिया जाएगा। अब इसमें जो केस लॉ की बात की गई है, establishing that separate distinct contracts even if part of a large project require separate arbitration tribunal rather than a single consolidated tribunal, यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर कहा गया कि कोर्ट्स मस्ट फोकस ओनली ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट व्हाइल अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर, यानी जब आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की बात होगी या मैटर को आर्बिट्रेशन में भेजने की बात होगी तो कोर्ट केवल ये चेक करते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, दोनों पार्टीज के बीच एग्रीमेंट है या नहीं है, पहला प्राइमा फेसी वो यही चेक करते हैं। और दूसरी बात इसी केस में कही गई कि मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे मैटर हैं, इंजीनियरिंग के मैटर हैं, प्रोक्योरमेंट को लेकर के मैटर है, सेल्स को लेकर के है। तो अगर इस तरह का मैटर हो तो अलग अलग सबके लिए स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन होना चाहिए, न कि एक ही आर्बिट्रेशन में सभी कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। तो ये सिंपल सी यहाँ बात की जा रही है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, भले उसके लिए एक पार्टी दोनों एक ही हों, लेकिन उनके बीच अगर एग्रीमेंट अलग अलग हैं उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, मान लीजिए मेट्रो का प्रोजेक्ट है, अब मेट्रो में
मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए उस पे ओवरब्रिज भी बनना है, उसमें अंदर जो अंडरग्राउंड जो लाइनें जा रही हैं उसकी भी बात होनी है, मेट्रो स्टेशन भी बनाना है, एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट भी होना है, टिकट के वेंडिंग का भी मैटर है, बहुत सारे मामले हैं। तो अगर पार्टी फिर भी एक ही हो, यानी काम देने वाली और काम करने वाली पार्टी एक ही है, और उनके बीच लेकिन अलग अलग कामों के लिए 5 एग्रीमेंट बना हो, 5 कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तो पांचों मैटर को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि वो एक ही आर्बिट्रेशन में सारे मैटर सॉल्व कर लिए जाएं, क्योंकि सभी आर्बिट्रेटर सभी बातों के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे। यानी मान लीजिए कि अगर उनके बीच में कोई इंजीनियरिंग का मैटर हो, कंस्ट्रक्शन का मैटर हो, तो कोई इंजीनियर उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, उसको डिसाइड कर सकता है। सेल्स का मैटर होगा तो कोई सेल्स वाला व्यक्ति उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो ये बात इस केस में कही गई। सबसे पहले तो कोर्ट का काम केवल क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखना, ज्यादा उसके डीप डिटेल में न जाना। और दूसरा कहा गया कि अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कई कॉन्ट्रैक्ट हुए हों, भले पार्टीज एक ही हों, तो ये आवश्यक नहीं है कि एक ही आर्बिट्रेशन में सभी मैटर को सुलझाया जाए, बल्कि अलग अलग उसके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जा सकते हैं और अलग अलग मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब रिसेंट जुडिशियल अप्रोच की बात की जाए इस संदर्भ में, और हालांकि हम लोग तो साथ साथ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखते भी चले आ रहे हैं, इंडियन कोर्ट्स नाउ फॉलो प्रो आर्बिट्रेशन अप्रोच टू प्रमोट एडीआर। यानी ये कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो आज का रिसेंट ट्रेंड है, वो सभी मैटर को कोर्ट के बाहर सुलझाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या उसको प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं। कैसे, क्यों? कि अभी आप देखें, अगर फैमिली कोर्ट की बात करें आप, तो वहां भी यही देखने को मिलेगा आपको, या किसी सिविल मैटर में कोर्ट का ये प्रयास होता है कि वो मैटर को एडीआर को रेफर कर दें, और अधिकतर आपने देखा होगा कि मीडिएशन में मैटर भेजे जाते हैं। और आपके देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो था बाबरी मस्जिद का केस, इसे भी अगर आपको ध्यान हो तो इसे भेजा गया था मीडिएशन के लिए, और उसमें कई आपके गणमान्य लोगों को उसमें शामिल किया गया था। हालांकि वो सही निष्कर्ष तक मामला नहीं पहुंचा, तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया था अपना, लेकिन मीडिएशन के लिए उसको भेजा गया था। तो कहने का मतलब है कि कोर्ट का हमेशा प्रयास रहता है, अगर हम रिसेंट अगर अप्रोच की बात करें, तो कोर्ट का अप्रोच है कि मैटर को ज्यादा से ज्यादा एडीआर में या आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए। और उसके पीछे कारण भी है, लॉजिक है कि कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है मुकदमों का कि वो अपने बर्डन को कम करने का प्रयास करते हैं, और ये भी प्रयास करते हैं कि पार्टीज के लिए भी वो कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि कम खर्च में और कम समय में उनका मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि 40-40 सालों में, 20-20, 25-25 सालों में जजमेंट आते हैं सिविल मामलों में। क्रिमिनल में तो कुछ गनीमत भी है, लेकिन सिविल में तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि जो इंडियन कोर्ट सिस्टम है वो आर्बिट्रेशन या एडीआर के फेवर में है, और वो उसे प्रमोट करना चाहता है। सर आर्बिट्रेशन में कितने मेंबर्स होते हैं या पर्टिकुलर कौन मेंबर होंगे ये भी डिसाइडेड होता है? हाँ बिल्कुल, हम लोग उस पर तो पूरा एक आपका क्लास ही चलेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एंड उसमें उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। लेकिन अभी के लिए आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान लें कि वो सिंगल हो सकता है एक, या फिर ये ऑड नंबर में चाहे जितने भी मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं, यानी 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी हो सकता है। तो पार्टी इसे अपने एग्रीमेंट के माध्यम से भी डिसाइड कर सकती हैं, और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया होगा तब फिर वो मैटर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोर्ट जनरली सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, कोर्ट 3, 5, 7 आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करता। सर तो ये ये ऑड नंबर में देने का मतलब इसलिए ताकि कोई ना कोई डिसीजन हो बिल्कुल rather than the type। हाँ बिल्कुल, उसका कारण वही है। तो अब इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्टर एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट। अभी जैसे मान लीजिए मैंने मेट्रो का नाम लिया, तो मेट्रो ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद इन दोनों लोगों के बीच में उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लास डाला जा सकता है। ऐसा हो सकता है, यानी पार्टी कोई हो सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, कोई भी व्यक्ति आपस में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इसी तरह का एग्जाम्पल 2 भी वही बात की जा रही है कि 2 कंपनीज, अभी कंपनी हो गई, ऊपर आपने गवर्नमेंट और उनकी बात की। इफ गुड्स आर इफ डिफेक्टिव, आर्बिट्रेटर डिसाइड द डिस्प्यूट। अब कंक्लूजन की बात की जाए तो एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज द कंसर्न कॉर्नर स्टोन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, यानी जैसा ऊपर हम लोगों ने कहा कि ये बैकबोन है उसका, यानी उसका फाउंडेशन है। इट इंश्योर दैट डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व efficiently
आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट, यानी कोर्ट के बाहर उन्हें अच्छे तरीके से निपटाया जा सके, सॉल्व किया जा सके। फॉर वैलिडिटी it must show clear intention of parties, be in writing, relate to a legal relationship, and provide for binding resolution by an arbitrator. Indian courts, though landmark decisions, have strengthened arbitration law and adopted a pro-arbitration approach to facilitate speedy dispute resolution। जो ऊपर सब बातें हम लोगों ने की, लास्ट में 2-4 लाइनों में आप लिख देते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो। वेरी शॉर्ट है तो कोई कंक्लूजन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग में आप 2 लाइन लिख देते हैं लास्ट में तो थोड़ा सा उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बल्कि आप हेडिंग दे के भी लिख सकते हैं कंक्लूजन, या हिंदी में आप लिख रहे हो तो निष्कर्ष लिख के लिख सकते हैं ये बात। तो ये हो गया आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का मेन मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बंधनकारी हो जाता है, बाउंडिंग नेचर हो जाता है इसका, कि दोनों पार्टीज तब आर्बिट्रेशन में ही जाएंगी, भले एक पार्टी इनकार करे तो भी। इस एग्रीमेंट का महत्व तो यही है सिर्फ। अदरवाइज तो मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच डिस्प्यूट हो गया और हम लोगों ने कहा कि ठीक है कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग आर्बिट्रेशन में चलते हैं, तो बाद में आप इस तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट कर लेने का परिणाम क्या होगा कि अब मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो हम लोग में से एक आदमी अब नहीं जाना चाहता हो, शायद पीछे किसी ने क्वेश्चन भी रेज किया था कि एक पार्टी न जाना चाहे, वो भागती है, तो यही इसका फायदा है। एग्रीमेंट का फायदा यही है कि एक पार्टी न जाना चाहे, वो भागने लगे, तो भी अब आपको आर्बिट्रेशन में ही जाना होगा, अब आपके भागने से काम नहीं चलेगा। यही इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है और इसीलिए इसको कॉर्नर स्टोन या बैकबोन या इसका फाउंडेशन माना जाता है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि भाई जो जब फोर्सफुली किसी से वो करा लिया तो वो वैलिड नहीं, इसमें भी कुछ इस तरह का है? सेम वही बात आएगी। जैसे ही आपने एग्रीमेंट वर्ड यूज किया तो एग्रीमेंट वर्ड यूज करते ही वो सारी बातें आ गई। अब आपको अलग से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एग्रीमेंट सिद्ध कर दिया जाए कि मुझे ये जो है इसको फोर्सफुली किया है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जो अवार्ड होता है आर्बिट्रेशन का वो बाइंडिंग है एज ए डिक्री ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर उस आर्बिट्रेशन अवार्ड में भी आप ये साबित कर देंगे कि हाँ ये इसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, मुझे कोई नोटिस नहीं दी गई, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो तो सब जगह वही रूल चलेगा। यानी आपके साथ कोई कोर्सन हुआ है, कोई फोर्स यूज किया गया, मिसलीड किया गया आपको, आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो वो हर जगह वही रूल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूछ रहा। हाँ बिल्कुल अभी सर आगे हम लोग आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तो वो सारी बातें आएंगी। सर आर्बिट्रेशन का डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है या फिर हम बिल्कुल आगे भी बिल्कुल। अप्रोच कर सकते हैं? सॉरी, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आगे भी अप्रोच कर सकते हैं आर्बिट्रेशन उसमें के अलावा? कंडीशनल अप्रोच हो सकती है। नॉर्मली जैसे कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नॉर्मल वे में स्टेटूटरी रूल है अपील का, और आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट स्टेटूटरी रूल नहीं है अपील का। उसमें अगर कोई लेकुनाज है, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन के योग्य नहीं था, या इस तरह की दिक्कतें हैं, तब आप उसे चैलेंज करेंगे क्वेश करने के लिए, सेट साइड करने के लिए। अपील नहीं होती और कुछ मैटर में अपील होती है, वो सारी बात हम लोग करेंगे लास्ट में अभी। तो कुछ अपीलेबल डिसीजंस हैं और जनरली सेट असाइड करने के लिए आप जाते हैं, चैलेंज करते हैं उसे। सर आर्बिट्रेशन के बाद भी कोर्ट में जा सकते हैं? आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट करने के बाद फिर दोनों पार्टी की ये कंसेंट नहीं। बनी कि नहीं आर्बिट्रेशन में जाते, कोर्ट में जाते हैं, तो उसको कैंसिल कर दिया आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट हुआ था और कोर्ट में चले गए दोनों हाँ, लोग? जब म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगी तो फिर तो स्वाभाविक है कि हाँ जी एग्रीमेंट जी है, एग्रीमेंट है ही है, वो प्राइवेट एग्रीमेंट है, तो प्राइवेट पार्टी ने फिर से एग्रीमेंट कर लिया, बात खत्म हो गई। जी, लेकिन उसके इनफोर्स रहते हुए नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, हाँ, यही उसका एक मेन इफेक्ट है। जी जी उसका ठीक है। आउटकम यही है कि उसके इनफोर्स रहते हुए आप नहीं जा सकते नॉर्मल कोर्ट। इवन यहाँ तक मामला है कि जी यदि दो पार्टी, मान लीजिए ए और बी, दो पार्टीज हैं और इन दो पार्टीज में एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और जैसा आप में से कोई पीछे कह रहा था कि यानी पिछले किसी क्लास में कि यहाँ ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन बी को लगता है कि मैं गलत हूं और मेरे अगेंस्ट अवार्ड आएगा, तो अब इस एग्रीमेंट के होते हुए भी बी आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहता है, तो बी जाना चाहे या ना जाना चाहे दोनों को आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। और यहाँ तक कि ए
मान लीजिए नॉर्मल कोर्ट में चला गया क्योंकि ये नहीं जाना चाहता था, और नॉर्मल कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट भी हो गई, कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन बी कहता है कि नहीं, हम लोगों के बीच में तो एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन के लिए, तो हम लोग कोर्ट में क्यों जाएंगे, तो बी चला गया आर्बिट्रेशन में। तो अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग यहाँ स्टार्ट हो गई, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलने लगी, तो ये कोर्ट में चलती हुई प्रोसीडिंग की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये आर्बिट्रेशन प्रिवेल करेगा और यही अप्लाई होगा, यही इन्फोर्स किया जाएगा, यही एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। सर इसमें एक चीज बताएंगे कि जैसे आर्बिट्रेशन है और सरफेसी है ना, तो सरफेसी ज्यादा मतलब सरफेसी का जो ऑर्डर है या सरफेसी के थ्रू जो ऑर्डर मिलता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, मतलब उसकी सुप्रीमेसी आर्बिट्रेशन के ऊपर रहती है, या आर्बिट्रेशन करे बगैर सरफेसी नहीं कर सकते? नहीं, इसमें तो अब दोनों दो तरह की बातें हो गई ना, एक लॉ है आर्बिट्रेशन एक्ट, दूसरा लॉ है सरफेसी। हाँ, तो सरफेसी इस बात को कह रहा है कि बैंकों को ये राइट दिया गया 2002 में कि हाँ। वो प्रॉपर्टी को सेल करके और अपनी प्रोसीड से अपने रिकवरी कर सकते हैं। तो अब चूंकि बैंक और पार्टी के बीच में लोन लेते समय या लोन लेने के बाद अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, तब वो बाउंड हैं आर्बिट्रेशन में जाने के लिए। अब ध्यान आपको ये रखना है, नहीं अगर तो उनके बीच कहने में इस का तरह का मतलब मैं यहाँ पे जैसे बात करूं कि बैंकिंग जब भी काम करती है तो आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी रहता है उसमें, और सरफेसी एक्ट भी वो यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में जैसे आर्बिट्रेशन का, क्योंकि जैसे सपोज अवार्ड बैंक के अगेंस्ट आ गया सपोज, ठीक है, बट क्योंकि सरफेसी है और पोजेशन वगैरह सब उनके पास है, और मतलब सरफेसी के एक्ट के हिसाब से पोजेशन का ऑर्डर सपोज आया हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब ये दो ऑर्डर क्लैश हो गए। आर्बिट्रेटर बोलता है नहीं ले सकते, और सरफेसी बोलती है कि भाई तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो, मतलब पोजेशन का ऑर्डर आ गया। तो इस वाली स्थिति में सरफेसी ऊपर रहता है या आर्बिट्रेशन ऊपर रहेगा? मतलब देखिए, अभी इस पॉइंट पे कोई जजमेंट तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कॉमन सेंस काम करता है, जैसा मैंने कोर्ट ट्रेडिशनल कोर्ट के संबंध में तो बता दिया कि ट्रेडिशनल कोर्ट में आप मैटर को लेके चले भी गए, लेकिन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। लेकिन बैंकिंग के केस में यदि आर्बिट्रेशन है, अब वो उस टर्म्स और कंडीशन पे ये केस डिपेंड करेगा कि कहाँ मैटर जाना चाहिए। अगर स्पष्ट रूप से क्लियरली, जैसा वर्ड यूज किया गया, क्लियरली मेंशन है कि हम किसी भी डिस्प्यूट के राइज होने के बाद आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो फिर तब आपका सरफेसी एक्ट पीछे हो जाएगा, आर्बिट्रेशन एक्ट पहले हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मामले को आर्बिट्रेशन को एडीआर को प्रमोट किया जाता है, उस सेंस में आर्बिट्रेशन प्रिवेल करेगा। बाकी और टर्म्स कंडीशन क्या होंगी अब वो भी देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नहीं तो कहने का मतलब अभी ये जैसे सरफेसी और आर्बिट्रेशन जो अगर लग रहे हैं, तो ये कंडीशन तो कहीं नहीं है कि आर्बिट्रेशन में पहले जाएंगे और फिर सरफेसी लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं 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 होता। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना, मतलब ये अब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। हाँ। सर ये सरफेसी क्या होता है? सरफेसी का मतलब है कि बैंकों को एक राइट दिया गया है कि वो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है उससे अपने उसके सेल वगैरह से अपनी प्रोसीड्स, उस प्रोसीड से अपने रिकवरी कर सकते हैं, ये उनको राइट दिया है। सर ये फिर ये एडीआर का ही पार्ट है? नहीं, एडीआर का पार्ट नहीं, ये तो चर्चा क्वेश्चन आ गया तो मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, ये एडीआर का पार्ट नहीं सर। ये बिल्कुल अलग है। एडीआर का पार्ट हम लोगों को मेनली क्या पढ़ना है, एडीआर में हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि सीपीसी की सेक्शन पढ़नी है 89। ये एक इसका कहें आपकी यहाँ पे जन्म स्थान है, एडीआर का ये जन्म स्थान है, ये इसका घर है, नेटिव प्लेस है इसका, और यही चार बातें कही गई हैं। क्या क्या कहा गया? आर्बिट्रेशन, और इसी आर्बिट्रेशन एक्ट का दूसरा पार्ट है कॉन्सिलिएशन, और तीसरी बात की कही गई मेडिएशन, और चौथी बात कही गई लोक अदालत। ये चार बातें हम लोगों को देखनी है, और चारों का जन्म कहाँ से हुआ है? सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 89 में ये बातें की गई हैं, और यहीं से इन चारों को हम लोगों को पढ़ना समझना है। और ये चारों बातें 3 एक्ट में लिखी हुई हैं, ये दोनों बातें यानी आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक एक्ट में है,
मीडिएशन का अलग एक्ट 2023 में बना दिया गया है, पहले इसके लिए कोई एक्ट नहीं था अलग से। और लोक अदालत के लिए एक अलग एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये अलग एक्ट है। तो 3 एक्ट हम लोग को मेनली पढ़ना है। बाकी जितने भी एक्ट या जो भी कहीं प्रोविजन आप देख रहे होंगे वो सब बातें बिल्कुल अलग। तो सर जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है, वो इससे अलग है। हाँ, वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन वहां भी अगर इस तरह की का अगर एग्रीमेंट मेंशन होगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, तो वो सारे मैटर आर्बिट्रेशन में आ सकते हैं। मस्ट क्या है कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग। और दूसरा हम लोगों को ध्यान ये रखना होगा कि वो सब्जेक्ट मैटर हो आर्बिट्रेशन के योग्य। अब जैसे आप ऑफेंस को लेके नहीं जा सकते, इसी तरह के कुछ सब्जेक्ट मैटर है जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में उसको प्रोहिबिट किया है आर्बिट्रेशन के लिए। तो इस तरह की बातों को आप आर्बिट्रेशन में लेकर के नहीं जा सकते, या उसके लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और आपने किया भी होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और कुछ? सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक। सर आर्बिट्रेशन के लिए बुक कौन सी रहेगी? आर्बिट्रेशन के लिए बुक आप ले लीजिए, इसके लिए आप बुक रेफर करिए। एक मिनट। परांजपे की एक बुक आ रही है, देखिए वो अवेलेबल हो तो परांजपे की बुक ले लीजिए। ओके। और ये एक और सर, ये बैंकिंग एक्ट्स के लिए कौन सी बुक रहेगी सर, अगर बैंकिंग एक्ट्स लेना है बैंकिंग तो चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसमें आपको नहीं सजेस्ट कर सकता। ओके ओके। और आपको कंसर्न टीचर से या तो पूछना पड़ेगा या फिर खुद। बस सेम वही डिटो लिख लीजिए। बस ये है कि आपका जो जिस केस में आप विजिट करेंगे लोक अदालत में, वो उसके थोड़ा फैक्ट बदल जाएंगे। सर लोक अदालत में जाना जरूरी है? अरे बिल्कुल जाएंगे, आप सीखेंगे, कुछ देखेंगे। अरे चलेगा ना। अगर टाइमिंग तो आप सर वो ही रहेगी, हाँ, जो 10 बजे के अराउंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कुछ होना भी पड़ेगा सर, प्रूफ की गए हैं कि नहीं गए? हाँ, वो एक तो प्रूफ ये है कि आप वहाँ फोटो अपनी लेंगे, और इसके बाद वो फोटो फाइल में लगानी भी है। तो एक काम तो ये पहला करना है आपको, जो बैनर यहाँ से कॉलेज से बैनर जाएगा, उस बैनर के वेरी वेरी गुड नाइट।